Good morning, all of you. Today we are going to start our next unit gravitation. कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे आज आप? ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन आपने 9th क्लास में भी इस यूनिट को पढ़ा, तो ज्यादा हम इसको बेसिक ना लेकर इसके डायरेक्ट टॉपिक्स पर आएंगे, आर्टिकल्स पर आएंगे कि हमें कब कहां पर इसके फॉर्मूले और कहां पर इसकी जरूरत पड़ती है, कहां पर ये फोर्स काम करती है, कैसे करती है. ठीक है. तो सबसे पहले ग्रेविटेशन में आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता होना चाहिए. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने इसके बारे में बताया था. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी ये जाना जाता है. और उसने बताया था कि दो बॉडीज, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स, और यू कैन से बॉडीज, वो भी कैसे? अनचार्ज. कौन सी? अनचार्ज. चार्ज नहीं होनी चाहिए वो दो ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल होने चाहिए. कैसे होने चाहिए? न्यूट्रल. हमेशा आपस में अट्रैक्ट करेंगे. दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए अनचार्ज, और उनके अंदर, उनके बीच में कौन सी फोर्स लगेगी? अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन हो. उस अट्रैक्टिव फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए एक फॉर्मूला दिया न्यूटन ने. क्या था वो फॉर्मूला? F इज इक्वल टू G mm अपॉन R. Here the capital G is universal gravitational constant, and capital M is mass of one object, small m is mass of another object. दो ऑब्जेक्ट ले रखे हैं ना आपने, तो एक का मास दूसरे मास से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. एंड R इज द डिस्टेंस. डिस्टेंस कहां से? सेंटर से. डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. ओके. और जो ये कैपिटल G है, इसकी वैल्यू फिक्स है. यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का मतलब है कि आप ये अर्थ के ऊपर, किसी और प्लेनेट के ऊपर, या कहीं स्पेस में कहीं भी जाइए आप, दो ऑब्जेक्ट को लेकर, उनके बीच में जो ये फार्मूला है ये अप्लाई होगा. और उस फार्मूले में जो ये G की वैल्यू है वो हमेशा क्या लेनी है आपको? 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11. और इसके यहां पर यूनिट होंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. प्लीज नोट. ओके. उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर यूनिट एंड डायमेंशन. यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ जी के यूनिट और डायमेंशंस को एक्सप्रेस करना, ड्राइव करना. जैसे मैंने यहां पर लगा दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. कहां से आ रहा है ये? कैसे ले लिया आपने? तो आपको फार्मूले का पता होना चाहिए. अगर आपको फार्मूले का पता है तो आप यूनिट, डायमेंशंस, कोई न्यूमेरिकल, कोई कंसेप्चुअल, ये सब क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो. तो फार्मूले की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है. बिना फार्मूले के आप कुछ भी नहीं कर सकते फिजिक्स. तो देखिए, वी नो दैट F इज इक्वल टू क्या होता है? G mm अपॉन R. ओके. किसकी डायमेंशन या किसकी यूनिट चाहिए आपको? यूनिट निकालते हैं. यूनिट किसकी चाहिए? G की चाहिए. तो G को इस तरफ रखिए आप. R कहां चला जाएगा? F के साथ मल्टीप्लीकेशन में, और M और M कहां चले जाएंगे? डिनोमिनेटर में. ठीक है. उसके बाद
G इज इक्वल टू F के यूनिट क्या होते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्टेंस के R क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, मीटर अपॉन मास इनटू मास, मास के यूनिट क्या होते हैं बेटा, किलोग्राम, छोटा मास हो या बड़ा मास हो, कम मास हो या ज्यादा मास हो, यूनिट तो किलोग्राम ही रहेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए। यहां पे न्यूटन मीटर स्क्वायर लगाया ना, आप इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर में ही कर लीजिए पूरा। फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन। देखिए क्या आ जाएगा यहां से, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम, जो आपने यूनिट यहां पर अप्लाई करनी है। अगर आप इसको एमकेएस सिस्टम में और डायमेंशन बनाना चाहते हो तो न्यूटन को भी आप ब्रेक डाउन कर लीजिए, किसमें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू ये केजी कहां चला जाएगा बेटा, न्यूमिनेटर में ऊपर आ जाए। तो किलोग्राम की यहां पर पावर कितनी है, +1, यहां पर कितनी है, तो क्या हो जाएगी पावर, -1। मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, और सेकंड के लिए सिर्फ सेकंड -2। तो दिस इज द यूनिट ऑफ कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और अगर आपको इसको डायमेंशंस में कन्वर्ट करना है तो आप डायमेंशनली भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप यूनिट से फिर डायमेंशन देखना चाहते हो इसकी, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, आप M, L और T लगाइए। किलोग्राम की पावर जो है वो M की पावर, मीटर की जो पावर है वो L की पावर, और सेकंड की जो पावर है वो T की पावर को इस तरह से कर सकते। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? किलोग्राम को मास से, मीटर के लिए लेंथ और सेकंड के लिए टाइम का यूज करते हैं फॉर टेकिंग डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे लेते हो ना, अगर आपको डायमेंशन से सॉल्व करना है तो आप स्टार्टिंग से ही डायमेंशन लगाकर कर दीजिए, डजंट मैटर। स्टार्टिंग से डायमेंशन कैसे, G इज इक्वल टू FR²/m था। यहां से G, डायमेंशन ऑफ G इज इक्वल टू के लिए क्या करोगे, देखो यहां पे डायमेंशन नहीं लिखोगे आप, यहां पे सिर्फ लिखोगे G इज इक्वल टू दिस, उसके बाद लिखोगे डायमेंशन ऑफ G। तो आप डायमेंशन लगा दीजिए सबकी, mn, क्योंकि डायमेंशन का जवाब किससे दिया जाएगा, डायमेंशन से। इसकी हो गई mLT-2, R की क्या हो गई L2, और नीचे M की क्या हो गई कैपिटल M, और स्मॉल m की भी क्या लेंगे, कैपिटल M। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, वही आना चाहिए। ठीक है, करिए सोल्व और चेक करिए क्या वही आई है डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ML3T-2, और ये M इंटू M², M2 ऊपर जाएगा तो M-। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ G इज इक्वल टू M इंटू M-2 कितना आ जाएगा, M-1, L3, और क्या बचेगा, T-। देखिए ये सब डायमेंशंस जो आपने यूनिट फर्स्ट में पढ़ी थी फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में, वो सारी डायमेंशन आपको 1 बाय 1 करके हर फार्मूले में सामने आती जाएगी आपके। वहां पर आपने एक बार सभी डायमेंशंस को, सभी यूनिट्स को देख लिया था, जितनी लर्न हुई लर्न कर लिया था, जितना ड्राइव हुआ ड्राइव कर लिया था, यूज भी करा आपने। लेकिन हर एक फार्मूला +1 +2 में एज इट इज आपके सामने आएगा, एक एक फार्मूला अच्छे तरीके से स्टडी होगा। तो नो डाउट कि आपसे ये बार बार फेस टू फेस होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वो भुलाने के लिए, वो तो बस एक बार बताने के लिए एक ट्रेलर दिया गया था कि आपके पास ये सब कुछ आने वाला है आगे, क्योंकि उसमें था ना फार्मूले मेकिंग, फार्मूला बनाना है,
रिलेशन को चेक करिए वो सही है या गलत है ना। वो उनके जरिए आपको और फार्मूले कहां से दे, वो इन्हीं फार्मूलों को दे के कहने लगे चलो इनकी तैयारी कर ले, ऐसा तो उसे बड़ा माइंड लगाकर वो डायमेंशन और वो पहले ही दे दी ताकि आप जाने अनजाने में एक बार उनसे क्या हो जाए, फेस टू फेस हो जाए। तो ये था ग्रेविटेशन के बारे में, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम और ज्यादा कैसे हो सकती है। अब आप ये पढ़ेंगे कि इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होंगी, ये कौन सी चीजें इसके ऊपर अफेक्ट डालेंगी कि हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम और ज्यादा हो सकते। कई बार हम ग्रेविटी को जीरो करते हैं, जीरो करके क्या होगा, देखो आपको पता होना चाहिए वेट का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो हमारा वेट होता है ना, वेट उसका फार्मूला है। कोई अपने आप को कहता है मेरा तो 90 किलोग्राम वेट है, वो गलत है, 90 न्यूटन बोलना चाहिए, ठीक है। मास से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के सरफेस पे जी की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे जो आपने बार बार पढ़ रखी है, बोलने में तो बताने में तो यही ठीक है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो 10 लेके करो फटाफट। 9.8 भी लो, जब आपके पास कैलकुलेशन में 4.9, 49, 98, 9.8, 19.6 इस तरह से अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कोई वैल्यू दिख रही है, समझ रहे हो, इस तरह से, तो आप 9.8 ही लेना, क्योंकि ये सारे इसके मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेटर और डिवाइडर कट जाएंगे, तब 10 लेने की जरूरत है। अदरवाइज आप किसको चूज करोगे, 10 को लेंगे। तो W इज इक्वल टू mg, जी की वैल्यू अगर 0 कर दे तो वेट कितना हो जाएगा, 0। आपका मास यानी कि स्पेस में जाकर जहां पर जी की वैल्यू होती तो है थोड़ी बहुत, 0 नहीं होती, निग्लिजिबल हो जाती है बहुत ज्यादा, तो वहां पर आप बहुत ज्यादा हल्का और क्या होता है 0 के बराबर आपका वेट है। आप जज ही नहीं कर सकते कि आपने कोई भारी चीज उठा रखी है या हल्की चीज उठा रखी है, क्योंकि दोनों वेटलेस हो जाएंगे। भले ही आप एक बेंच को उठा लीजिए स्पेस में जाकर, भले ही आप एक पेन को उठा लीजिए, दोनों एक जैसे ही लगेंगे। आप समझ रहे हो ग्रेविटी का खेल, ग्रेविटेशन चैप्टर। फार्मूला क्या था आपके पास, F इज इक्वल टू GMM अपॉन R। इसके अंदर डायग्राम बनाऊंगा, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा। क्या डायग्राम, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, मास कितना उसका कैपिटल N, एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया, मास कितना है इसका स्मॉल, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आप सेंटर से देंगे, उनके सेंटर से। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है, ये सेंटर से लगती है, ये नहीं इस ऑब्जेक्ट के यहां से लेंगे या कोई नीचे से लेगा कोई ऊपर से लेगा, तो सेंटर से। तो सेंटर से फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हो। सन के चारों तरफ जो अर्थ घूमती है, ये देखिए सन है, सन के चारों तरफ ये अर्थ घूम रही है ऐसे। तो यहां पर आप फार्मूला देखिए, मास इसका m, वेलोसिटी v और रेडियस या डिस्टेंस कितना है r। तो यहाँ पे आप सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r ऐसे भी निकाल सकते हो इसको। और दूसरा, इसका मास कितना है सन का कैपिटल M, इसका कितना है स्मॉल m, बीच में डिस्टेंस कितना है r। तो F इज इक्वल टू आप GMM अपॉन R स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों फार्मूले अप्लाई करोगे आंसर सेम नहीं आएगा। एक ही जगह पर दो फार्मूले भी अप्लाई हो सकते, तीन भी हो सकते हैं। एनी डाउट एनी प्रॉब्लम। और इसी को आप v की जगह पर ओमेगा लेकर भी कर सकते हो, तब फार्मूला क्या हो जाएगा पता है आपको। F इज इक्वल टू क्या होता है, ये तो होता है ना mv स्क्वायर अपॉन r, सेंट्रीपिटल फोर्स। कहां से आए ये, F इज इक्वल टू ma से, वहां से आया है ना। F इज इक्वल टू ma होता है,
ए की वैल्यू बताइए अल्फा की टर्म में आर अल्फा होते एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा। अल्फा क्या है? एक्सेलरेशन। इसका v बाई आर को लीजिए एक बार, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर से मल्टीप्लाई करिए, आर से डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा ये एम वी स्क्वायर आर अपॉन आर स्क्वायर। फिर देखिए एम वी बाई आर होल स्क्वायर इंटू आर। वी बाई आर क्या होता है बोलिए? ओमेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये फार्मूला भी आपने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा। तो यहां पे आप लगा सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सब कुछ कहां से चला हुआ है? एम में से ही चला हुआ। कहीं पे ए डायरेक्ट दे रखा है, कहीं पे अल्फा की टर्म में दे रखा है, कहीं पर वेलोसिटी और ओमेगा की टर्म में दे। तो सारा कुछ एक ही फार्मूले से चला, वहां से स्टार्टिंग हुई थी सबकी। कोई डाउट इसमें? कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आ रही? यू कैन आस्क। यहां पर देखिए मास m है, मास m है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया? r। कौन सी बॉडी है ये? अनचार्ज्ड बॉडी। कौन सी बॉडी? अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी है तो ये अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी या कुछ भी नहीं करेंगी? बताइए आंसर। अगर दो अनचार्ज बॉडी आपस में इस तरह से रखी हुई है, डिस्टेंस r है उनके बीच में, तो बताइए मुझे कि उनके बीच में कौन सी हरकत होगी? अट्रैक्शन, रिपल्शन या फिर नथिंग? तो अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट के लिए एरोज। तो अट्रैक्शन क्या है? एक काइंड फोर्स, वन काइंड ऑफ फोर्स। तो इस फोर्स के लिए फार्मूला आपके पास कौन सा है? F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर। अब इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कैसे? चलो, मैंने इस मास को डबल कर दिया, 2m कर दिया। पहले कितना था मेरे पास फोर्स? फर्स्ट केस F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू तो नहीं दे रखी, 10 न्यूटन, 40 न्यूटन, 30 न्यूटन, कुछ भी नहीं दे रखा। सिर्फ हमें ये था कि कैपिटल एम है, स्मॉल एम है और आर है, तो मेरा फार्मूला ये बन जाएगा। और कुछ होता तो मैं और कुछ लगा देता। एम की जगह पर एस दे रखा होता, इसकी जगह पे एस डैश दे रखा होता, तो मेरा फार्मूला होता है एस इंटू एस डैश, और इनके बीच में डी होता तो अपॉन में डी स्क्वायर लिख देता। यस और नो? कोई डाउट? लेकिन उसने कहा कि दो मास थे, कैपिटल एम एक स्मॉल एम, और उनके बीच में डिस्टेंस था स्मॉल आर। स्मॉल आर। तो बताइए फोर्स कितनी होगी? आपने भी फटाफट से फार्मूला लगा दिया, जी दोनों मास का प्रोडक्ट अपॉन में डिस्टेंस के। लेकिन उसने बड़ी चालाकी से क्या करा? इस मास को डबल कर दिया। और अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपने कहा पहले तो फोर्स मेरी ऐसे निकल जाती, लेकिन अब ऐसे नहीं निकलेगी। अब कैसे निकलेगी? अब आपकी फोर्स निकलेगी, जी तो वही रहेगा, एम भी वही रहेगा, लेकिन स्मॉल एम की जगह पर 2m रखना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम। तो अब नई फोर्स मेरी ये होगी। पहले क्या थी वो भी नहीं पता, सिर्फ फार्मूला पता है। बाद में क्या होगी वो भी नहीं पता, सिर्फ फार्मूला पता है। तो फार्मूले का जवाब फार्मूले से ही देंगे। मतलब जितनी पहले फोर्स थी उससे कम होगी, ज्यादा होगी, कितनी होगी, वो सब ऐसे देंगे आंसर। कैसे? एफ डैश इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। जो पहले वाली फोर्स थी वो निकाल लो इसमें से, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर को साइड में रख दो, और बाकी जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है वो सामने लिख दो। तो आपको क्या मिलेगा? 2 इंटू ये जो वैल्यू है ये क्या है? पहले वाली फोर्स
हमें नहीं पता कितनी थी, लेकिन हमें ये जरूर पता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर क्या है, पहले वाली फोर्स, और ये कौन सी है, दूसरे वाली फोर्स। कितना फर्क पड़ेगा, उसने तो फर्क ही पूछा था ना, उसे ये कोई कहा था मेरे को वैल्यू बताइए, उसने कहा था अगर मैंने मास को डबल कर दिया तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा फोर्स पे। तो हमारा भी देखिए आंसर क्या होगा कि अगर हमने मास को डबल करा तो मेरी जो न्यू फोर्स है वो ओल्ड फोर्स से क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल। तो आंसर करेक्ट कौन सा होगा, डबल लिखना, ये नहीं इंक्रीज हो जाएगी। चलो अब इसी में क्वेश्चन बनाता हूं मैं कि अगर मैं मास m को, ये छोटा था ना साइज इसका, मैंने 2m की बजाय इसको लिख दिया कि इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेस। क्वेश्चन ऐसे दे दिया, क्वेश्चन कैसे दे दिया, जो स्मॉल m है वो क्या हो रहा है, अगर इंक्रीज कर दिया जाए, देखो डबल करना इंक्रीज करना ही होता है, ट्रिपल करना भी इंक्रीज करना होता है, 5 टाइम्स इंक्रीज कर दो, 6 टाइम इंक्रीज कर दो, कर सकते हो। अब उसने क्वेश्चन दे दिया कि भाई अगर मैं m को इंक्रीज कर दूं, स्मॉल m को इंक्रीज कर दूं, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फोर्स, m के बढ़ने से क्या होगा, फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तब आपको फिर दोबारा से यही फार्मूला लेना है, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। बाकी चीजों को उसने कुछ नहीं कहा, बाकी चीजों के लिए उसने कुछ नहीं बोला है, तो आप इनको इग्नोर कर दीजिए सबको। बच्चे का कौन, सिर्फ इसकी बात हो रही है, अगर m को इंक्रीज करा जाए, अगर m को इंक्रीज करा जाए तो f पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आप इसी फार्मूले में से देखिए कि क्या इसका इस मास से क्या रिलेशन है। तो आप कहोगे जो स्मॉल m है वो कैपिटल F के या फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जो उस स्मॉल m के साथ होगा वही उस f के साथ होगा। तो आंसर सिंपल होगा कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इफ m इंक्रीजेस f also increases, proportional। तो m increases, f will also increases। This is your answer। यहां पर ये आपका आंसर। तो आपको ये दो चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि अगर हम किसी चीज को इंक्रीज और डिक्रीज में पूछ रहे हैं, बता रहे हैं या पूछ रहे हैं आपसे, तो आपका आंसर भी इंक्रीज और डिक्रीज में ही होना चाहिए। उसके लिए डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यूज करना है। और अगर आपके पास डबल ट्रिपल इसमें आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, अगर मैंने डिस्टेंस को डबल कर दूं तो क्या होगा, डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए दो मासेस के बीच, दो मासेस के बीच में अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फोर्स, तो वो भी करना आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ r बिकम्स 2r, r बिकम्स, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डबल कर दिया जाए। डायग्राम बना दो इसका, ये लीजिए, ये मास उतना ही रहेगा, ये मास भी उतना ही रहेगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो उतना नहीं रहेगा, वो कितना हो जाएगा 2r। तो इनके बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव, अभी भी अट्रैक्टिव ही होगी, लेकिन वो फोर्स ये फोर्स के इक्वल होगी, अभी हमारे लिए नहीं होगी। देखते हैं, होगी तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, नहीं तो हमें क्या टेंशन है। इसका फार्मूला फर्स्ट केस में, सेकंड केस में फार्मूला क्या होगा, एफ डैश इज इक्वल टू जी, एम की जगह पर एम रखेंगे, स्मॉल एम की जगह पर एम रखेंगे, स्मॉल एम, बट आर की जगह पर 2r स्क्वायर रखना पड़ेगा, 2r स्क्वायर नहीं 2r का होल स्क्वायर रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं इस डिस्टेंस को r डैश ले लूं, पता नहीं भाई डबल करे ट्रिपल करे कुछ भी करूं मैं,
तो r डैश ये हो गया। तो मेरे लिए तो r का जो डिस्टेंस का काम है वो r डैश करेगा ना। तो यहां पर फार्मूले में क्या होता है, मेरे को तो जो भी डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर करना है, तो डिस्टेंस इज 2r है। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 2r। तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम इसका ही स्क्वायर करें। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ r का कर देते हैं, 2 को छोड़ देते हैं। बट व्हाट इज आवर ड्यूटी है, we have to whole square of this whole quantity 2r. Now f dash is equal to gmm upon 4r square, यही होगा। अब आप क्या करेंगे, फिर दोबारा से इसमें से पहले वाली जो फोर्स था उसका सारा मटेरियल एक तरफ कर दीजिए। अगर गलती से कुछ और भी फार्मूले के अंदर 2 3 कुछ हो तो काटना नहीं है आपको। ये तो फार्मूला बड़ा हमारा सिंपल है, gmm अपॉन r स्क्वायर, कहीं पे 2 4 कुछ नहीं लगा हुआ। अगर लगा भी हो तो आपने काटना नहीं है उसको, इसके की लालच आ गया चलो 4 है 4 पाई दे रखा था चलो काट देते। नो, अपना फार्मूला बचाइए जो पहले था, उसके बाद जो मर्जी काट दीजिए। तो बचेगा क्या यहाँ पर 1/4। तो f डैश इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा f/4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आंसर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आंसर। जो मेरी ये न्यू फोर्स है ये ओल्ड वाली फोर्स की 4 गुना कम हो गई है, 4 टाइम्स decreases 4 times. So in this way you can solve or can give the answer of conceptual questions like this. But in numerical and conceptual problems there is a common thing, and what is this? Formula. If you know the formula then you can solve the numerical and conceptual questions, ठीक है, otherwise no. Okay, thank you, have a nice day.